सभी को मेरा नमस्कार और इस खेती संवाद के इस एपिसोड में मैं सबका स्वागत करती हूँ। इसके पहले कि डॉक्टर आनंद हमसे कुछ बातें करें खाद के सही उपयोग के बारे में, उसको कैसे हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा खेती संवाद के बारे में और खेती वाला के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगी। सो खेती वाला इज लाइक कनेक्टिंग फार्मर्स टू फार ड्रीमर्स। इसका क्या काम है कि अपने जो किसान भाई हैं उनको किस तरह से सशक्तिकरण करना, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाना। किसान सशक्तिकरण हासिल करने के लिए हम कई सारे क्षेत्रों में खेती वाला काम करता है और ये कई से 8 विभागों में बांटा गया है। मैं हर एक विभाग के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी ताकि आप उसका लाभ उठा सके। तो खेती कॉर्नर में हर 5 किलोमीटर में एक बाजार खोला जाएगा जिससे कि आपका जो किसान है उसके जो उपज है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंच सके, उसको उसका अच्छे दाम मिल सके और कंज्यूमर्स को भी अच्छा सामान मिल सके क्योंकि वो डायरेक्टली फार्मर्स से आ रहा है। खेती केंद्र ये एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम किसानों को निवेश, बीज, मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशक ये सब प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आधुनिक मशीनरी, ड्रोन, उनके उनको वो अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उसका पोषण कैसे कर सकते हैं, उसके पोषण को संतुलित कैसे रख सकते हैं, उनको इन सभी चीजों के बारे में खेती केंद्र के द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। और इस खेती केंद्र में एक छत के नीचे 16 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं। उसके बाद आता है हमारा खेती कल्याण कल्याण ये भाग्य स्वामी पद्धति में किसान भाइयों को आवश्यक निवेश दिलाने का काम करता है। शिक्षित लोग, व्यवसायिक, वो सब लोगों को किसानों से जोड़ता है ताकि वो इसमें खेती में इन्वेस्ट कर सके और किसानों को मदद मिल सके आर्थिक रूप की और उनके ऊपर कर्ज का बोझ कम हो जाए। खेती वाला एक मैगजीन है जो अभी करेंटली इंग्लिश में चल रही है, लेकिन बहुत जल्दी कोशिश है कि वो तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में भी प्रकाशित हो। इसमें हर तरह का कृषि समाचार, सारे आधुनिक तरीके कृषि के, बाजार के बारे में, नए इनिशिएटिव्स के बारे में, विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जो खेती से जुड़े हैं इस पत्रिका में, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। खेती पुरस्कार खेती से जुड़े सारे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने का, उनको पुरस्कार देने का एक प्रयास है। खेती समिट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों को, किसानों को, सबको मिलाने का एक छत के नीचे प्रयास है जहाँ पे कि हमारे किसान जो खेती से जुड़े हैं वो सब आके आधुनिक तरीकों के बारे में डायरेक्टली उन लोगों से जान सकते हैं जो इन तरीकों को यूज कर रहे हैं। केवी संवाद जो कि हमारा ये एपिसोड है, इस एपिसोड के द्वारा हम अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुलाते हैं ताकि वो हमारे साथ अपना ज्ञान साझा कर सके, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, जिससे उनको फर्स्ट हैंड, किसान भाइयों को और खेती से जुड़े बाकी लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सके। ये हमारा एक एपिसोड, ये हिंदी का एपिसोड है जिसको कि हम केवी डायलॉग्स के अंतर्गत करते हैं। 5 भाषाओं में चल रहा है ये केवी डायलॉग्स, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मराठी। और हमारी कोशिश है कि ये उड़िया, बंगाली, पंजाबी, असमीज और गुजराती और अन्य भाषाओं में भी इसको जल्द से जल्द शुरू कर सके। खेती कोष यहाँ पे डायरेक्टली किसान भाइयों को सीधे पार्टनरशिप, साझेदारी के लिए उनको मौका मिलता है। तो ये सब हमारे जो है इनिशिएटिव्स हैं खेती वाला के थ्रू। मेरे बारे में 2 शब्द, मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ, न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हूँ। सो मेरा ये प्रयास रहता है हमेशा कि लोगों के घर में, लोगों के प्लेट पे अच्छा सेहतमंद खाना पहुंचे। इसलिए मैं इस इनिशिएटिव से जुड़ी हूँ ताकि फार्मर्स के संग डायरेक्टली मेरा एक कनेक्ट बन सके। इस केवी डायलॉग्स के थ्रू हमने कई सारे स्पीकर्स को, विशेषज्ञों को अपना ज्ञान हमारे संग बांटने के लिए बुलाया है। आप देख सकते हैं कि हर एक स्पीकर अलग अलग क्षेत्र से आया है, अलग अलग इंस्टीट्यूट से आया है ताकि हमको बहुत ही विस्तार रूप में हमारे किसान भाइयों को जानकारी देने का एक अवसर मिल सके। और हम ऐसे ही विशेषज्ञों को बुलाते रहेंगे, जानकारों को बुलाते रहेंगे ताकि आपको हर टाइप की जानकारी फर्स्ट हैंड स्पीकर्स, विशेषज्ञों के थ्रू मिल सके। आज हमारे बीच में डॉक्टर आनंद मांडे मोहेकर हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बॉटनी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से। इनको जो है कई टाइप के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 2018 में उनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिल चुका है, 2012 में उनको यूजीसी स्कॉलरशिप मिल चुकी है और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स इनको मिल चुकी है। आज ये हमसे खेती में खाद को कैसे सही तरीके से यूज किया जाए उस बारे में हमारे साथ बात करेंगे। सो डॉक्टर आनंद, प्लीज गो अहेड एंड शेयर योर नॉलेज विद आवर फार्मर्स। हम लोग उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए। थैंक यू मैम। आज खेती वाला में मेरा जो टॉपिक है, हर कोई जो भी किसान खेती करता है तो हमें पता है कि जब शुरू में हम खेती करते थे, मतलब बहुत साल पहले, तब
खाद नाम का मतलब हम हमें पता भी नहीं था कि खाद क्या होता है। बाद में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स या खाद जो है हम खेतों में इस्तेमाल करना शुरू कर कर दिए, और तब से आज तक किसान, कोई भी किसान ये मतलब विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर, यानी कि जो हम खाद इस्तेमाल करते हैं उसके बिना खेती असंभव है या उनके सोच से बाहर है। क्योंकि हम जो हमारी जो जमीन है या मिट्टी है, मिट्टी की जो सेहत है उसके लिए, उसके अगर उसके बारे में अगर सोचेंगे तो हम जो असली या आइडियल सॉइल जो बोलते हैं, तो उसमें 5% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। लेकिन आज किसान जो है वो 5% ऑर्गेनिक मैटर मेंटेन नहीं कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो हमारी जमीन में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 1% से भी कम है, या हम उसको बोल सकते हैं 0.5, मतलब आधा प्रतिशत से भी कम है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे जमीन में अगर आप खाद इस्तेमाल नहीं करोगे तो हमारे जमीन में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है ऑलरेडी ऑर्गेनिक मैटर कम होने के कारण बहुत कम है, और इसके कारण हम अगर खाद इस्तेमाल नहीं करते तो जमीन में जो अन्न द्रव्य की जो कमतरता है, क्योंकि हमारा जो गोबर का खाद है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम बोलते हैं या ऑर्गेनिक खाद जो बोलते हैं या ऑर्गेनिक खेती हम जो बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, गोबर का खाद है या हमारा वर्मी कंपोस्ट है या हम हरा खाद भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम अब कम करते हैं या हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे किसानों के पास जानवर नहीं है, तो हम किसान के घर पे खुद का FYM जो हम बोलते हैं या गोबर का जो खाद है वो बनता नहीं है, और किसान उसको खरीद के, क्योंकि उसका जो अगर आप रेट देखोगे तो ये लगभग हमें एक ट्रॉली का रेट जो आज चल रहा है वो 5,000 या 6,000 के आसपास। हाँ, तो इसमें होता ऐसा है कि हम पहली जो खेती करते थे तो उसमें, हाँ ठीक है, तो उसमें क्या था कि हम शुरू में खाद नहीं डालते थे, लेकिन जब 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 से हमने खाद डालना शुरू कर दिया तो किसान जो है, हमारे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है या हमारे जो गोबर का खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट का खाद होता है, हम ग्रीन जो मैन्योर्स होता है, तो इसको हम धीरे 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 डालना किसान ने बंद कर दिया, कम कर दिया, और किसान डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है और केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर। तो हम यूरिया डालते हैं, 18-18-10 डालते हैं, 20-20-0-13 डालते हैं, 19-19-19 डालते हैं, हम DAP बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, हम सिंगल सुपर फॉस्फेट का बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, हम MOP का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मर क्या हुआ, अगर हमें कुछ ज्यादा फसल का प्रोडक्शन चाहिए या हमें ज्यादा उत्पादन चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली केमिकल बिना खेती हम कर नहीं पा रहे हैं या हम उस पर डिपेंड हुए हैं। बात उसकी नहीं है, लेकिन जब हम कोई भी खाद खरीदते हैं हमें उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि आज अगर आप कोई भी पूरी का अगर प्राइस देखिए, अगर आपने यूरिया छोड़ दिया, यूरिया हमें लगभग 270 रुपए में आता है, लेकिन कोई भी खाद की बोरी 50 किलो की होती है, वो खाद की बोरी आज 1400 के नीचे नहीं आती। और हमें प्रति एकड़, अगर आप नहीं भी बोलोगे तो आपको 3-4 बोरियां, जब तक हमारा फसल तैयार नहीं होता तब तक आपको 3-4 बोरियां लगती है। तो आप कोई भी खाद जब भी आप इस्तेमाल करते हो, तब आप नहीं भी, अगर हम अगर 3-4 बोरी का भी एवरेज पकड़ेंगे तो भी हमें 5-6 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्चा करना पड़ता है। और उसमें होता यह है कि हम वो 5-6 हजार रुपए खर्चा करने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इससे 2 गुना 3 गुना उत्पादन जो है वो ज्यादा मिलेगा। अगर आप नहीं खर्चा करोगे तो उससे जो उत्पादन, समझ लीजिए आप गेहूं की बात करते हैं, तो गेहूं में अगर आप खाद डालोगे ही नहीं, तब आपको अगर 5 क्विंटल उत्पादन मिलना है तो आपको खाद डालने के बाद 15 क्विंटल 20 क्विंटल उत्पादन मिलेगा। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और उस हिसाब से हम खर्चा करके क्या करते हैं, हम अपज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये है कि किसानों को ये नहीं पता है कि हम कौन सा खाद कौन से फसल में डालें, और खाद हम जब फसल में जब इस्तेमाल करते हैं तब उसका आउटपुट जो है वो कब अच्छा मिलता है। तो मैंने सबसे शुरुआत में ही बताया था कि हमारी जमीन में अगर आपका खाद मिलना है या पौधों को अगर उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो अगर समझ लीजिए, उसमें नत्र हो सकता है, उसमें फास्फोरस हो सकता है, उसमें पोटेशियम हो सकता है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो अगर हमें पूरी मात्रा में अगर मिलने हैं, उसके लिए क्या होना जरूरी है, उसके लिए
हमें, हाँ, उसमें क्या है कि जब तक हमारे जमीन में ऑर्गेनिक मैटर हम नहीं डालेंगे, यानी कि हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स या गोबर का जो खाद होता है या वर्मी कंपोस्ट का जो खाद होता है वो जब तक हम नहीं डालेंगे, तब तक हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो जमीन में काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या है कि, और हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं उनका वो अन्न होता है, और जो हम जो खाद डालते हैं वो खाद अवेलेबल फॉर्म में करने का, यानी कि उस खाद में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अन्न द्रव्य होते हैं, क्योंकि हम खाद के द्वारा नत्र देने की कोशिश करते हैं, खाद के द्वारा हम फास्फोरस देने की कोशिश करते हैं, खाद के द्वारा हम पोटेश देने की कोशिश करते हैं, या कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो इनको हम खाद के द्वारा हम प्रोवाइड करने की, प्लांट्स को जितने मात्रा में उनको जरूरत है उतने मात्रा में वो हम उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है हमारे जमीन में, या हमारे जमीन में जो पानी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या पानी जो ज्यादा अब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, वो तभी ज्यादा होगी जब आपके जमीन में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा। तो सबसे पहला, हमें खाली रासायनिक खाद इस्तेमाल करके नहीं चलेगा, हमें उसके साथ साथ जमीन में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी ख्याल रखना जरूरी है। क्योंकि आपको अगर जमीन को जिंदा रखना है, सॉइल को जो अगर लिविंग लिविंग कंडीशन में रखना है, तो हमें जमीन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उससे पहले हम, जब गर्मी का सीजन होता है तब हमारे जमीन में कोई भी फसल नहीं उगाई होती है, तो उस समय आप सबसे पहले जितना आप गोबर का खाद जरूर डलवा दीजिए। मार्केट से खाद खरीदने जाते हैं तो हमें मार्केट में खाद खरीदते समय हमें ये सोचना जरूरी है, या ये हमें देखना जरूरी है कि हम जो फसल लगा रहे हैं उसको कौन सा खाद कितनी मात्रा में जरूरी है। अगर आप बात करोगे गेहूं की, तो गेहूं में आपको 100 किलो नत्र चाहिए, लगभग 60 किलो आपको फास्फोरस चाहिए, और लगभग आपको 60 किलो क्या चाहिए, पोटेशियम चाहिए। अगर यही बात अगर सोयाबीन की करोगे तो आपको यहाँ नत्र की कमतर, मतलब नत्र की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि सोयाबीन जो फसल है उसमें राइजोबियम द्वारा नत्र जो है वो क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर से फिक्स किया जाता है, जिसको हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो वहां पे आपको फास्फोरस और पोटेशियम इसकी मात्रा क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो ये हमें सबसे पहला अगर ध्यान देना है या देखना है, तो हमें यह देखना है कि कौन सी फसल को कौन सा खाद जो है वो कितनी मात्रा में रिक्वायरमेंट है। तो हमें सबसे पहले उसका डोज, हम इसको अंग्रेजी में डोज बोलते हैं, या हमारा हिंदी में हम उसको मात्रा बोलते हैं। तो हमें सबसे पहला दूसरा ये ध्यान देना है कि जो हम फसल लगा रहे हैं उसका कौन सी फसल को कौन सा अन्न द्रव्य या न्यूट्रिएंट जो है वो ज्यादा मात्रा में लगता है। मैंने पहले बोला कि अगर आप गन्ने की बात करोगे, आप गेहूं की बात करोगे, तो वहां पे, या आप ज्वार की बात करोगे, मक्का की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें जो है सबसे ज्यादा अगर कौन सा खाद लगता है तो वहां पे आपको नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमें ऐसे फसल में यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप जो हमारे जो पल्सेस है, हमारे सोयाबीन की बात करेंगे, हम चने की बात करेंगे, मटर की बात करेंगे, उड़द की बात करेंगे, मूंग की बात करेंगे, तो इन फसलों में हमें जो लगभग नत्र, स्फुरद और पालाश, एनपीके हमें एक ही मात्रा में लगता है। उसकी जो आवश्यकता है वो लगभग 30-40 किलो प्रति एकड़ लगती है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि हमारी फसल कौन सी है और उसकी जो अन्न द्रव्य की रिक्वायरमेंट कौन सी है, ये देना है। दूसरी मैं बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे खाद जो है मार्केट में डुप्लीकेट मिलते हैं। हम अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर डुप्लीकेट की बात करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये आपको दोनों में पोटैश लिखा हुआ है। तो ये दोनों में पोटैश है, लेकिन एक जो राइट साइड का जो खाद है वो उसको हम बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटैश, और जो इधर जो है वो खाली पोटैश आपको लिख के दिया होगा। तो फार्मर को म्यूरेट ऑफ पोटैश नाम नहीं पता होता, फार्मर को यही पता है कि खाली पोटैश पता होता है। तो फार्मर कैसे फंसता है, अगर आप ये जो एक्चुअली मेरे को किसी का एडवर्टाइज नहीं करना है, तो ये जो आपको 14.5% का जो पोटैश दिख रहा है, तो वहां पे वो भी 50 किलो का ही बोरी है, और ये आपको ये 60% वाला जो पोटैश दिख रहा है वहां पे भी 50 किलो का ही बोरी है। दोनों बोरी 50 किलो ही है, लेकिन फर्क यह है कि एक बोरी में
जो पोटैश है वो 14% के आसपास है, और एक बोरी में जो पोटैश है वो 60% के आसपास है। यानी कि 4 गुना गुना ज्यादा, 4 टाइम्स जो ज्यादा पोटैश किस उसमें है, ये जो आपका कृषि किसान का जो पोटैश है उसमें है। और अगर आप इसकी प्राइस अगर देखोगे तो उसके बोरी के ऊपर प्राइस दिया हुआ है 1900 रुपए, लेकिन ये मार्केट में लगभग 1700 के आसपास ये 60% पोटैश का बैग आता है। लेकिन अगर आप ये इधर जो भूमि मित्रा का जो पोटैश दिख रही है, बहुत सारी कंपनी है जो 14.5 या 14% के आसपास वाला पोटैश बेचती है। इसका प्राइस अगर देखोगे तो ये लगभग आपको मार्केट में 900 से 1000 रुपए में आ जाता है। अगर आप ये मार्केट का प्राइस कंपैरिजन करोगे तो किसान क्या करता है, इसको लगता है कि ये वाला पोटैश सस्ता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि इस पोटैश में या इस पोटैश के बैग में पोटेशियम खाली 14% है। तो वो क्या करता है, ये 900 रुपए वाला बैग खरीदता है। तो 900 रुपए वाला का बैग खरीदने के बाद वो जब उसको इस्तेमाल करेगा तो ये जो पोटेशियम की मात्रा जो हमें जिस लेवल में देना है वो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसका इसमें 4 गुना पोटेश कम है और प्राइस जो है आधा है। अगर आप इसमें 900 रुपए में खरीद रहे हैं तो ये 1800 के आसपास, ये 4 गुना ज्यादा वाला जो पोटेशियम है वो वाला बैग आता है। तो किसान ऐसे फंसता है। अब दुकान इन किसानों को क्यों फंसाते हैं, क्योंकि दुकानदारों को इस वाले पोटैश में, ये जो 14% वाला जो पोटैश है इसमें मार्जिन ज्यादा होता है। लेकिन किसान भाइयों को कुछ नहीं पता होता कि 14% वाला पोटैश क्या है और 60% वाला पोटैश क्या है, तो ये उनको पता नहीं होता। इसीलिए किसान लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो तो पैसा ज्यादा देके फंस गए, लेकिन दूसरा फंसना ये है, आगे ये वाला पोटैश जो है ये क्या करेगा, काम उतना नहीं करेगा जो 60% वाला पोटेशियम करेगा, क्योंकि यहाँ पे अन्न द्रव्य की जो मात्रा है वो 14% है, तो उतना ही मिलेगा जितना उसमें है। लेकिन 60-60% वाला अगर आप दोगे तो पोटेशियम की जो मात्रा है वो फुलफिल हो पाएगी। तो यहाँ पे एक जो है वो किसान फंसता है, इसमें उनका पैसा वेस्ट जाता है और उनका जो जितना उनका प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है वो उनको नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक दूसरा फंसने की जो बात है, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट में भी बहुत सारे किसान फंसते हैं। मेरे पास वो जो डुप्लीकेट बोरियां होती है उसका इमेज नहीं है, लेकिन फंसते ऐसे हैं कि किसानों को डुप्लीकेट बोरियां दी जाती है फॉस्फेट नाम से। जैसे यहाँ पे पोटेश नाम से उनको बोरी दी जा रही है, यहाँ पे सिंगल सुपर फॉस्फेट कुछ नहीं लिखा। और ये जो पोटेश आप देख रहे होगे डिराइव्ड फ्रॉम मोलेसिस लिया है, मतलब ये जो समुन्द्र में जो अलगी होती है या वीड्स होते हैं, सी वीड्स बोलते हैं उनको, उससे, या मोलेसिस जो होते हैं उससे निकाला गया गया मोलेसिस है। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही एक फॉस्फेट भी आता है जो मोलेसिस से निकाला गया, ऐसे उस बोरी पे लिखा होता है। तो उस फॉस्फेट बैग के ऊपर अगर आप नीचे देखोगे तो वहां पे लिखा होता है P2O5 लेस देन 1.8%। मतलब आप सोच नहीं सकते इतना कम न्यूट्रिएंट उसमें होता है, यानी कि 2% से भी कम उसमें क्या होता है, वो अन्न द्रव्य होता है। तो इससे क्या होता है, इससे किसान जो है, किसानों को सिंगल सुपर फॉस्फेट और वो 2% के फॉस्फेट पे फर्क नहीं समझ में आता, किसान गलती से उस बैग को खरीदता है। अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात करोगे तो उसमें 16% जो नत्र होता है, यानी कि 16% नत्र होता है, लगभग उसमें 21% के आसपास कैल्शियम होता है, और लगभग 11 से 12% के आसपास उसमें सल्फर होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे आपको फास्फोरस मिल रहा है, यहाँ पे आपको कैल्शियम मिल रहा है लगभग 21%, और यहाँ पे आपको लगभग 11 से 12% सल्फर मिल रहा है। तो सिंगल सुपर फास्फेट जो है, यहाँ पे आप अगर जितना भी यहाँ पे आप प्राइस देख रहे होगे 406 रुपए लिखा हुआ है, ये पुराना प्राइस है, लगभग ये 450 के आसपास आता है। इसमें भी पाउडर और दानेदार, पाउडर का प्राइस 50-60 रुपए कम होता है दानेदार से। तो किसान लोग यहाँ पे भी फंस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट फॉस्फेट को खरीदते हैं। तो दो खाद में फंसने की ज्यादा संभावना है। एक होता है आपका म्यूरेट ऑफ पोटैश और दूसरा होता है आपका फॉस्फेट। तो जब भी आप म्यूरेट ऑफ पोटैश खरीदोगे तो आप 1700-1800 रुपए का खरीदीजिए, जिसमें 60% क्या होता है, फॉस्फेट होता है। और जब भी आप सिंगल सुपर फॉस्फेट खरीदोगे तब आप 16% सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसमें कैल्शियम और जिसमें सल्फर इस तरह की बोरी पे लिखा हो तभी आप इसको खरीदीजिए। अदरवाइज अगर आप ऐसे डुप्लीकेट खाद खरीदोगे आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप कोई मरीज है और मरीज को अगर हम कोई डुप्लीकेट दवा अगर खरीद के खिलाएंगे, इससे होगा क्या, मरीज ठीक होगा नहीं, आपका पैसा भी जाएगा। तो ये इस तरह से ही हमारे फसल की में जब हम खाद खरीदते हैं, वैसे ही
खाद के साथ हमारे फसल के साथ भी ऐसे ही होता है, उसको अन्न द्रव्य तो मिलता ही नहीं है, उल्टा उसका परफॉर्मेंस जो है या उनका जो उपज आना है वो हमें कम मिलता है। दूसरी में खाद खरीदते समय बहुत सारे किसान क्या करते हैं, पानी में घुलने वाला खाद खरीदने की ज्यादा कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। और दूसरा खाद होता है जो हमें जमीन में छिड़का के देना होता है या हम मिट्टी में डालते हैं, जो वाटर सोल्यूबल नहीं होता। अगर आप कोई भी खाद देखेंगे, वाटर सोल्यूबल खाद का अगर आप प्राइस देखोगे, अगर मैंने यहाँ पे बोरी डाली है एनपीके 19-19-19 की, बहुत सारे खाद 0-0-50 आता है, 12-32-16 वाटर सोल्यूबल खाद आता है, 0-50 0-50 कुछ 26 इस तरह से भी कुछ आते हैं। यानी कि हम उससे क्या करते हैं, वाटर सोल्यूबल खाद के जितने भी हमें अलग अलग प्रकार के खाद मार्केट में मिलते हैं, उसका अगर आप प्राइस देखोगे तो आप जो 50 किलो की बोरी की प्राइस से 4 गुना ज्यादा होता है। मैं अगर एग्जांपल दूं तो 25 किलो 19-19 का प्राइस आता है लगभग 2500 के ऊपर, और वही अगर आप 50 किलो 18-18-10 या 19-19-19 की बैग खरीदने जाओगे तो उसका प्राइस लगभग होता है 1400 रुपए के आसपास। तो आप सोच सकते हो 25 किलो का आप दे रहे हो लगभग 2500 रुपए, और यहाँ पे आप 50 किलो को दे रहे हो 1400 रुपए। अन्न द्रव्य उतना ही है, लेकिन एक जगह जो खाद है वो पानी में घुलने वाला है, और एक जगह जो खाद है वो आपका जमीन में छिड़काने वाला है, वो आपको जल्दी पानी में घुलेगा नहीं। इसको ये जो खाद है वो धीरे 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 फसल को मिलता रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वाटर सोल्यूबल खाद इस्तेमाल नहीं करना है, आपको करना है, लेकिन किस जगह करना है वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। अब अगर मैं बताने की कोशिश करूं, आप एग्जाम्पल लीजिए गन्ने का। गन्ना 1 साल का फसल है। आप कपास की बात करिए 2 सीजन लगता है, आप तूर की बात करिए 2 सीजन लेता है। अब तो जैसे जो जो फसल लगभग 6 महीने 7 महीने 8 महीने टाइम लेती है तैयार होने में, तो उन फसलों में हमें वाटर सोल्यूबल खाद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर गन्ने की बात करोगे, आप केली की बात करोगे, बनाना की, आप कोई भी आपके पास अगर कोई भी ऑर्चिड है, यानी कि कोई भी फल के पेड़ है, तो वहां पे 1-1 साल 2-2 साल 4-4 5-5 साल तक अगर वो फसल खड़े रहने वाली है, तो वहां पे आप बिना काम का खर्चा करने की जरूरत नहीं। उस समय आपको क्या करना चाहिए, आपको बोरी वाला खाद इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम अगर खर्चा कर रहे हैं तो हमारा खर्चा उतना ही होना चाहिए जितना हम, उससे ज्यादा हमें फसल मिलना चाहिए, उससे हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होना जरूरी है। अगर आप खर्चा कर रहे हो 40 हजार का खर्चा, 40 हजार हो रहा है और आपको प्रोडक्शन 60 हजार हो रहा है, तो 20 हजार खाली आपको प्रॉफिट रहेगा, तो उससे आपका कोई घर नहीं चलने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें खर्चा 20 हजार करना है और उत्पादन 40 हजार लेना है। तो इसलिए हमें एक तो फंसने से दूर रहना है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे किसान फंसते कैसे, तो जैसे आप पोटेश एमओपी खरीदते समय फंसते हो, सिंगल सुपर फॉस्फेट खरीदते समय आपको फंसाया जाता है। दूसरा, हम फंसते हैं, हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स बहुत बार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उन्हीं फसल में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर दो जो बहुत कम दिनों में तैयार होते हैं। जैसे पालक की बात करेंगे, पालक, धनिया धनिया बहुत कम दिनों में तैयार होता है। तो वहां पे आप क्या करना है, आपको वहां पे उस फसल को जल्दी तैयार करके बेचना है। तो उस समय, क्योंकि उससे आने वाला प्रॉफिट, उससे आने वाला उत्पादन भी उतना होता है। अगर आपके पास टमाटर के पेड़ है या बगीचा है, तो वहां पे आप इस तरह के कुछ फर्टिलाइजर दो। शिमला मिर्च का है, लेकिन आपके पास अगर गेहूं है, आपके पास ज्वारी है, क्योंकि बहुत सारा हमारा किसान इन्हीं फसलों को लगाता है, ज्वारी को लगाता है, गन्ना को लगाता है, कपास को लगाता है, गेहूं को लगाता है। और बहुत कम एरिया पे हम क्या करते हैं, हमारे जो सब्जियां होती है या हमारे फल के फसल होते हैं उनको लगाते हैं। तो वहां पे अगर आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आप पानी में घुलने वाले अगर खाद खरीदोगे तो चल जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत कम दिनों में हमें उन फसलों को तैयार करना है और सब उनको जल्दी से जल्दी जो हमारे जो रिक्वायर्ड मात्रा की जो अन्न द्रव्य है वो हमें उनको देना है। तो उस समय आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर दे दीजिए। नहीं तो हमें जो हमारे जो 50 किलो में, वही खाद 50 किलो में भी आता है। जो फसल हमारे 6 महीने 7 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल वाली है, वहां पे आप बिल्कुल वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर से दूर रहिए। नहीं तो आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, और आने वाला जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो, या फिर आपको आपका जो भी आप आपको आउटपुट मिलता है उसका जो क्या होगा, आपसे लागत ज्यादा लगेगी और आउटपुट कम आ जाएगा। तो आपको पैसा कुछ भी नहीं बचेगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बच सकता। तो ये है, हमें ये भी ध्यान देना है।
दूसरा, अगर आपके पास आप जब भी दुकान में जाओगे तो आप डीएपी लेने की कोशिश करिए, आप यूरिया खरीदने की कोशिश करिए, आप 18-18-10 वाला खाद खरीदने की कोशिश करिए, आप 20-20-0-13 खाद खरीदने की कोशिश करिए, 15-15-15 खाद भी आता है, उसको खरीदने की कोशिश करिए। क्योंकि क्या है, इन खादों में ऑलरेडी ये जो कंपनियां जो है, जो खाद जो है वो मिक्स करके आपको प्रॉपर अन्न द्रव्य को मिक्स करके देती है। क्या करते हैं, अगर आप नया यूरिया खरीदोगे, आप अलग से अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट खरीदोगे, अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटेश खरीदोगे, तो आपको क्या होता है, इससे ये नहीं पता चलता है कि मेरे फसल को कौन से मतलब मैं सिंगल सुपर फॉस्फेट की कितनी बोरियां लूं, मैं म्यूरेट ऑफ पोटेश की कितनी बोरियां लूं। तो इससे क्या होता है, जो फसल की जो रिक्वायर्ड जो मात्रा है वो हम नहीं फुलफिल कर पाते, और इससे क्या होता है, एक तो हमारे पास नत्र ज्यादा हो जाता है, कभी हम पोटेश ज्यादा देते हैं तो कभी हम फास्फोरस ज्यादा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट का जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं होता। तो हमें जब भी हम खाद खरीदने जाएंगे तो हमें 18-18-10, 15-15-15, 19-19-19, हमारा जो 18-18-46, मतलब हम डीएपी खरीदते हैं, तो ऐसे हमें खाद खरीदने जरूरी है। 20-20-0-13 आता है, तो 20-20-0-13 के साथ हमें म्यूरेट ऑफ पोटेश डालना चाहिए, क्योंकि 20-20-0 तो वहां पे पोटेशियम कुछ भी नहीं है, फास्फोरस 20 है, आपका नत्र 20 है, तो ऐसे, और 13 क्या है, सल्फर है। तो इस तरह से हमें बोरी के ऊपर देखना जरूरी है। हम जब भी खाद खरीदेंगे तो बोरी के ऊपर कोई नहीं देखता कि उसमें क्या मात्रा है हमारे, तो हमें सबसे पहले आप ये जो बोरी देख रहे हैं, एक बोरी के ऊपर 19-19-19 है, इसका मतलब है 19 किलो, 19% वहां पे नत्र है, 19% फास्फोरस है, और 19% उसमें क्या है, पोटेशियम है। तो अब ये जो प्रतिशत होता है ना, तो ये 100 किलो के हिसाब से होता है। ये भी हमें ध्यान देना जरूरी है। लिखे हुआ बोरी के ऊपर जो लिखे होते हैं वो 100 किलो के हिसाब से होते हैं, लेकिन हमारे जो बोरी होती है वो होती है 50 किलो की। यानी कि 50 किलो में अगर आप देखोगे तो लगभग 9 किलो, 9.5 किलो क्या होगा, नत्र होगा, 9.5 किलो फास्फोरस होगा, 9.5 किलो क्या होगा, पोटेशियम होगा। अगर 18-18-10 की बात करोगे तो ये 100 किलो के हिसाब से है। तो 50 किलो में आपका 9 किलो नत्र होगा, 9 किलो फास्फोरस होगा, और 5 किलो क्या होगा, पोटेशियम होगा। तो ये हमें देखना जरूरी है, ये चीजें हमें समझना जरूरी है, तब जाके हम जो खेती कर रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि हमारे कौन सी फसल को कौन सा खाद कितनी मात्रा में देना जरूरी है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो हमारा क्या होगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा, और आने वाला जो उत्पादन है वो जो हमारा है वो उतना हम नहीं ले पाएंगे। क्योंकि क्या है, पहली बात है हम फंस रहे हैं, दूसरी बात है हमें कौन सा खाद कितने मात्रा में देना है वो हमें पता नहीं है। तो इससे क्या होता है, हम कितना भी खाद डालेंगे, अगर आप प्रॉपर डोज के हिसाब से नहीं डाल पाओगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो उत्पादन है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए किसान भाइयों, सबसे पहले हमें अगर ध्यान देना है तो हमें जमीन का, सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप खाद डाल रहे हो तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी कि केंद्रीय खाद हमें डालना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती जो हम बोलते हैं, इसका ये मतलब है कि हमें पूरी ऑर्गेनिक खेती करनी है। ऑर्गेनिक खेती करनी है मतलब हमें सबसे पहले जो हमारे पास जो गोबर का खाद है उसको आप डालिए, हर 3 साल के बाद हमें जमीन में गोबर का खाद डाल के जमीन का ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको बढ़ाना चाहिए। और तब जाके जो भी हम बाकी रासायनिक खाद हम इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वो क्या करेगा, प्रॉपरली आपके जमीन में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ने के कारण, उनमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण क्या होगा, फसल को ये है। Isma Malta, come piacere, Niare? Niharika, whoever is doing the technical support, please mute everybody else except Dr. Anand. ओके मैम। मैंने म्यूट कर दिया। हाँ मैम। तो इससे क्या है कि अगर आप गोबर का खाद या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर आपकी जमीन में डालोगे तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, और जो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं वो आपके फसल को इजीली अवेलेबल होंगे। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर तभी आपके फसल को अवेलेबल होते हैं जब उनमें माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होती है। क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर आप जब जमीन में डालते हो तो वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता, वो इन अवेलेबल फॉर्म में होता है। तो उसको अवेलेबल फॉर्म में तैयार होने के लिए धीरे 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 वो
जब माइक्रोबियल एक्टिविटी या माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन हम उसको बोलते हैं, तब जब होगा तब जाके वो क्या होगा, अवेलेबल फॉर्म में मिलेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी जमीन जिंदा हो, और जमीन जिंदा अगर रखनी है तो हमें जमीन में 1% के आसपास ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना होता है, रखना जरूरी होता है। तो ये है कुछ चीजें जो किसान लोग नहीं जानते। खाद खरीदते समय भी हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी भूल करते हैं या गलतियां करते हैं, जिसके कारण हमारा पैसा जाता है। और इस्तेमाल करते समय भी एक बात हमें याद रखनी है कि शुरू में जब आप खाद डालते हो, तो जब भी आपको शुरू में खाद डालना है तो आप यूरिया का इस्तेमाल शुरू में ज्यादा करिए। बाद में जब फसल में फूल आना शुरू होते हैं या फसल में फल दाने भरना शुरू होते हैं, तब आप यूरिया का इस्तेमाल मत करिए। तब आपको, जब आप शुरू में आपको नत्रस, पुरद और पालाश ज्यादा देना है। ज्यादा देना है मतलब अगर मैं गेहूं की बात करता हूं तो 50 किलो आपको नत्र देना है, 50 किलो आपको फास्फोरस देना है, और 50 किलो आपको क्या देना है, पोटेशियम देना है। तो आपको 50-50-50 जो है वो बुआई के समय देना है। और बचा हुआ जो 50 किलो नत्र है आपको 1 महीने के अंदर देना है। वो कब देते हैं हम, 21 से 30 दिन के अंदर देते हैं। गेहूं को टिलर आना शुरू होते हैं, तो तब जाके हमको बचा हुआ डोज देना है। वो भी आपको यूरिया की मात्रा में, यूरिया के इसमें देना है। आप उस समय ना डीएपी इस्तेमाल करिए, ना 19-19 इस्तेमाल करिए। और जब फसल आपकी फूल में आना शुरू होती है तब आपको यूरिया नहीं देना है, तब आपको फास्फोरस और पोटेशियम देना है। और जब आपकी फसल दाना मतलब ग्रेन फिलिंग या दाना भरने की स्टेज में आएगी, तब आपको फास्फोरस भी नहीं देना है, नाइट्रोजन भी नहीं देना है, तब आपको पोटेशियम देना है, यानी कि 0-0-50। तब आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो है आपको उसी समय इस्तेमाल करना है जब आपको इमीडिएट, मतलब जैसे आपके फूल लगना शुरू हो गए, तो आपको नत्र नहीं देना है, तो आपको क्या करना है, फास्फोरस और पोटेशियम देना है। तो अब आप वाटर सोल्यूबल दीजिए। जब आपके दाने भरना शुरू होती है, क्योंकि आप क्या करते हो, जब फूल लगते हैं तो फूल ना झड़ने के लिए, यानी कि फ्लावर ड्रॉप रोकने के लिए कोई आप नेप्थेलिक ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं। उसके साथ साथ आप क्या करिए, आप फास्फोरस और आपका पोटेशियम का स्प्रे करिए। जब आपके दाने भरने शुरू होते हैं तब आप एक बार, आपको पता है, तब आपको क्या बोलते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करना ही होता है। तो उस समय आप क्या करिए, 0-0-50 जो वाटर सोल्यूबल खाद है, प्रति पंप आप 100 ग्राम इस्तेमाल कर देंगे, तो आपको क्या होगा, दाना जो है वो अच्छा भरेगा। इससे आपका उपज अच्छा आएगा। उसमें क्या होता है कि बहुत सारा अन्न जो है वो जो पत्तों में होता है, वो आपके दानों में जाना जरूरी है। तो उसके लिए पोटेशियम बहुत अच्छा कार्य करता है। तो इससे क्या होगा कि आपके दानों में वजन भरेगा, दाने में, इसको हम ग्रेन फिलिंग बोलते हैं या दाना भरना बोलते हैं, वो अच्छा होता है। और इससे हमारा जो उपज है वो अच्छा बनेगा। तो ये सब ध्यान में रख के हमें जो है वो सही समय में सही खाद सही मात्रा में देना जरूरी है। और आप जो खाद खरीदते हो तब भी आपको किस समय में पानी में घुलने वाला खाद देना जरूरी है, किस समय में आपको बोरी वाला 50 किलो में जो पानी में घुलता नहीं वो खाद मिट्टी में देना जरूरी है। और हमें मैंने जैसे 2 खाद में बताया है, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटैश है और सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उसमें भी हम बहुत सारे खाद खरीदते समय बहुत सारे किसान फंसते हैं। तो वहां पे भी हमारा पैसा वेस्ट नहीं करके अच्छा खाद अच्छे रेट पे या अच्छे दामों पे खरीद के हमें क्या करना है, हमारा उपज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, किसानों को कोई बताता नहीं है और किसानों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो बहुत सारे किसान गाँव में फंस रहे हैं, क्योंकि मैं उसका एक खुद एग्जाम्पल हूँ। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर पीएचडी होने के बाद भी दोनों खाद में मतलब मैं खुद फंसा हूँ। मैंने सिंगल सुपर फॉस्फेट पे भी मैं फंसा हुआ हूँ और मैं खुद म्यूरेट ऑफ पोटैश में भी फंसा हूँ। लेकिन मेरे को पता था, मेरे को नॉलेज था, तो मैंने वो दोनों के दोनों खाद क्या कर दिए, दुकानदारों को रिटर्न कर दिए। और उन्होंने भी उनकी मिस्टेक एक्सेप्ट की कि सर हमने सही में आपको फंसाया और आपको हमें फंसाना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर तब मैंने उनको यही बात बताई कि मेरे को नहीं फंसाना चाहिए था, वो बात अलग है, लेकिन आपको सही में किसानों को नहीं फंसाना चाहिए। लेकिन आप मार्केट में अगर देखोगे, आपको वो दुकानदार 20-20 जीरो देने के लिए अवॉइड करेगा, 15-15-15 आप वो रखेगा ही नहीं, डीएपी नहीं रखेगा अपनी दुकान में। वो क्या करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इन खादों से किसानों को फंसा नहीं पाऊंगा, तो वो क्या करता है, ये डुप्लीकेट खाद पोटैश के नाम पे बेचेगा, फॉस्फेट के नाम पे बेचेगा और उसके साथ आपको यूरिया देगा। तो ये जो है एक्चुअली ये स्कैम जैसे ही चल रहा है और इससे बहुत सारे हमारे किसान भाई फंस रहे हैं। और वो किसान भाई क्या सोचता है, मैंने 4 बोरी खाद डाला, 5 बोरिया खाद डाला, मैंने 10,000 का खाद डाला, लेकिन मेरे को क्या नहीं मिला, उससे उपज मिला नहीं। तो वो किसके ऊपर ब्लेम करता है, वो मतलब नेचर के ऊपर ब्लेम करता है कि हमारी जमीन ही अच्छी नहीं है, इस बार अच्छा मौसम नहीं है, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं हुआ। तो उसको लगता है कि इस कारण मेरा फसल जो है वो कम हुआ। लेकिन उसका रीजन ये भी होता है, उसने जो है
वो जो खाद डाला है वो डुप्लीकेट दिया होता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम मरीज को प्रॉपर दवा नहीं देंगे तो मरीज ठीक नहीं होता, वैसे ही अगर आप आपके फसल को सही दवा या सही खाद अगर नहीं छिड़काओगे तो आपका जो फसल है वो कभी भी अच्छा उपज नहीं देगा, हमें प्रोडक्शन नहीं देगा। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना है। साथ साथ हमें जो हमारे खेती में जो हमारे सेंद्रीय खाद होते हैं, ऑर्गेनिक खाद होते हैं, उनको भी डालना जरूरी है। तो इस तरह से इस टॉपिक में मैंने आपको दो चार जो चीजें हैं समझाने की कोशिश की है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन चीजों का ख्याल रखिए और खुद को इन जो हमें जो फंसाया जाता है वो फंसने से भी आप बचिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा उपज बढ़ेगा, हमारा खर्चा कम होगा। और जो केवी डायलॉग्स से मुझे आज इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए जो मौका दिया, इसके लिए मैं खेती केवी डायलॉग्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जो मेरा जो आज का लेक्चर है मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ डाउट है या मुझे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर आनंद। आप जो है आपका स्क्रीन शेयर अभी बंद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। बहुत ही यूजफुल और प्रैक्टिकल जानकारी जो लोग हमारे किसान भाई है वो अपने डे टू डे में यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन था। तो इसी के साथ जो है हम ये सेशन बंद करते हैं। डॉक्टर आनंद, जल्दी आपसे मुलाकात होगी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए। और हमारे आगे के सेशंस में ज्वाइन होते जाइए। हर मंडे को हम हिंदी में ये खेती संवाद करते हैं 6:30 बजे। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone. So, as we conclude today's session, we have understood the use of fertilizers, and I hope we all have gained valuable insights into the benefits of fertilizer and responsible usage of fertilizers. They play a crucial role in enhancing the crop yield, and also it ensures the food security. However, it is essential to balance their use for environmental sustainability. In this session, we have also learned that by adopting best practices such as precise application techniques and integration of soil management techniques, we can maximize the positive impact of the fertilizer while minimizing any potential harm which can happen to our ecosystem or the environment. So let's take the knowledge we have shared today and apply it thoughtfully to our daily lives. Thank you so much, everyone.